हेलो एवरीवन, आज डेट है 9 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि नंदा देवी नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था अटाकामा डेजर्ट को लेकर के। तो अटाकामा डेजर्ट को अगर हम मैप में व्यू करें, अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर एंडीज माउंटेन के वेस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है, स्पेसिफिक चिली कंट्री में। अटाकामा डेजर्ट से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो नॉन पोलर वर्ल्ड में जो डेजर्ट है उसमें सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट के रूप में लोकेटेड है अटाकामा डेजर्ट। यहाँ अगर हम रेन के बारे में, प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कस करें तो काफ़ी कम क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये जो अटाकामा डेजर्ट है, यहाँ पर डेजर्ट रीजन है, लेकिन फिर भी यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अगर हम सहारा डेजर्ट से कंपैरिजन करें तो उनकी जैसे सहारा डेजर्ट के जैसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईएक टेम्परेचर में देखने को नहीं मिलता है। उसके कुछ मेन रीजन है कि यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट के वेस्टर्न पार्ट पर फ्लो होती है कोल्ड करंट और यहाँ पर लोकेटेड है एंडीज माउंटेन। अब इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है। नेगेटिव इफेक्ट ये हैं कि जो एंडीज माउंटेन है वो ईस्टर्न पार्ट से जो भी विंड्स आती है उनको रोकता है और इसकी वजह से यहाँ पर ये जो अटाकामा डेजर्ट है वहाँ पर रेन फेडिंग एरिया के रूप में लोकेटेड है और यहाँ पर रेन नहीं होती है। दूसरा मेन रीजन ये है कि यहाँ पर जो कोल्ड करंट फ्लो होती है इस वाले एरिया पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जब कोल्ड करंट फ्लो होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो लो रहेगा। टेम्परेचर जब लो रहेगा तो यहाँ पर इवेपोरेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर जो क्लाउड की जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से इस एरिया में रेन नहीं हो पाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो अटाकामा डेजर्ट में रेन देखने को मिल रही है। इसका मेन रीजन ये है, आपने दो वर्ड सुने होंगे, अल नीनो इफेक्ट एंड ला नीना इफेक्ट। जब अल नीनो इफेक्ट होता है, अल नीनो इफेक्ट में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर जो कोल्ड करंट है वो एक तरीके से रिप्लेस होती है हॉट करंट से। और जब हॉट करंट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड के फॉर्मेशन होने की वजह से इस एरिया में जो है वो रेन देखने को मिलती है। ये जो अल नीनो इफेक्ट है इसकी वजह से हमारे इंडिया में जो मानसून है वो वीकन होता है और हमारे इंडिया में जो एक तरीके से जो मानसून सीजन में रेन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और आप सभी को पता है हमारे इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पर इकोनॉमी अभी भी देखने को मिलती है और एग्रीकल्चर इससे काफ़ी ज़्यादा फिर इफेक्ट होता है। अल नीनो और ला नीना क्या है? अल नीनो और ला नीना क्लाइमेटिक कंडीशन है जो पैसिफिक ओशन में जो भी क्लाइमेट है उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं और इसकी वजह से रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए अटाकामा डेजर्ट एंड वेदर एंड क्लाइमेट को लेकर के। देखो जो भी ये डेजर्ट रीजन होते हैं यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। स्पेसिफिक अगर हम अटाकामा डेजर्ट में देखें तो यहाँ पर नाइट्रेट और कॉपर का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। चुकीटामा जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जहाँ पर कॉपर का एक्सप्लोर होता है वो यहीं पर लोकेटेड है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए अटाकामा डेजर्ट को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर अटैक होता है। वो एक स्पीच दे रहे थे, उस टाइम उनके ऊपर अटैक होता है और उनकी डेथ इसमें हो गई है। यहाँ पर जो पर्सन जिन्होंने अटैक किया शिंजो आबे के ऊपर, जापान के फॉर्मर पीएम प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, उनके ऊपर जो अटैक किया उसको अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए हैं। उन्होंने बोला है कि शिंजो आबे का कनेक्शन जो है वो किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से था जिसको ये जो पर्सन है वो लाइक नहीं करता होगा। हालांकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम यहाँ पर शो नहीं किया गया है। हमारे इंडिया ने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि एक तरीके से उनके जो डियर फ्रेंड है उसका ये लॉस है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में आज का जो दिन है उसको मॉर्निंग डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है। मॉर्निंग डे में क्या होता है,
जब भी इस तरीके के कोई इशू होते हैं और अगर स्पेसिफिक हमारे इंडिया से उनकी कनेक्टिविटी होती है तो इसमें हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो हाफ मास्ट लेवल पर फ्लो किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी एंटरटेनमेंट जो है वो आज के दिन ऑफिशियल लेवल पर ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा। मतलब एक तरीके से हम जो है वो दुख व्यक्त करने की, मतलब इंडिया जो है और ये सारे जो प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए जाते हैं इसमें। ओके, अब यहाँ पर देखो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट, जो अपना ट्वीट उन्होंने किया, इसमें बोला कि जापान के लेवल पर अगर हम देखें या पर्सनली लेवल पर देखें तो शिंजो आबे के इंडिया के साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। ओके, तो यहाँ पर इंडिया और जापान के हम रिलेशन की बात कर लेते हैं कि जो फ्रेंडशिप है वो कितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जापान के लिए जापान ने किस तरीके से टाइम टू टाइम इंडिया को सपोर्ट करने की कोशिश की है। देखो इंडिया और जापान के जो फ्रेंडली रिलेशन है या फिर अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो 1952 से एस्टेब्लिश हो गई। टाइम टू टाइम जापान ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने की कोशिश की है और उसका बेसिक पर्पज़ ये था कि हम दोनों की जो रिलेशनशिप है उसको एक ट्रांसफॉर्म लेवल तक हम लेकर के जा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जापान का इंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। पॉपुलेशन लेवल पर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट मार्केट है, इसका यूज़ किया जा सकता है जापान के द्वारा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके थ्रू डेवलप किया जा सकता है। तो कौन कौन से बायलैटरल रिलेशन में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो जापान ने हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश किए हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखो पूरे वर्ल्ड में से अदर कंट्री जो हैं वो टाइम टू टाइम इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हैं। हमारे इंडिया को बहुत सारे फाइनेंशियल डोनेशन देने की कोशिश की जाती है जिसमें जापान जो है वो लीडिंग कंट्री के रूप में हमेशा से रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स के नेम हैं वो आपको ध्यान में होना चाहिए, जैसे कि दिल्ली मुंबई फ्राइट कॉरिडोर जो है उसमें भी इन्वेस्टमेंट, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जो है वो जापान की तरफ से ही है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड अहमदाबाद मुंबई हाई स्पेशल रेल जो है, इन स्पेशल रेल, इन सभी ये जो प्रोजेक्ट है ना इन सभी में जापान ने टाइम टू टाइम इन्वेस्ट किया है। और ना सिर्फ जापान ने इंडिया में मतलब इंडिया कंट्री में इन्वेस्ट किया है बल्कि इंडिया के साथ में मिल करके फॉरेन कंट्री के साथ में भी वो अपनी कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं। जैसे कि 2017 में इंडिया के साथ में मिल करके उन्होंने एशिया और अफ्रीका की कनेक्टिविटी के लिए एक प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश की, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। इसमें उन्होंने ये भी डिसीजन लिया कि हम ना सिर्फ जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे बल्कि इसमें थर्ड कंट्री जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन सभी के साथ में भी हम अपनी जो कनेक्टिविटी है इसमें इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे। अदर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो क्वेड ग्रुप जो है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है जापान का इंडिया के साथ में मिलकर के। और अगर हम देखें तो मालाबार एक्सरसाइज जिसको स्टार्ट किया गया था इंडिया और यूएसए के द्वारा और प्रेजेंट टाइम में जापान भी इसका पार्ट है। इसके अलावा 2+2 डायलॉग जो है वो भी इंडिया और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। 2+2 डायलॉग में क्या होता है कि दोनों ही कंट्री के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग होती है और दोनों कंट्री के इस लेवल के जो मिनिस्टर हैं वो आपस में मीट करते हैं और कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या पार्टिसिपेशन हो सकता है दूसरे कंट्रीज़ का, किस तरीके से मिल करके वो अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर इसमें डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये जो आर्टिकल है वो अल्ट न्यूज़ के जो को फाउंडर मोहम्मद जुबीर, उनको अरेस्ट किया गया था। तो उन्होंने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम बेल दे दी है। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि यूपी पुलिस ने जो उनको अरेस्ट किया था रिलीजियस फीलिंग्स के नाम पर, इंसल्ट करने के नाम पे, जो ट्वीट उन्होंने किया था इसके नाम पर उनको अरेस्ट किया गया था। तो अभी भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि दिल्ली में उनके ऊपर जो है दूसरा केस चल रहा है और उसमें उनको जो है वो बेल नहीं मिली है। तो अंतरिम बेल है वो क्या होती है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप रेगुलर सुनते हो। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है कि एंटीसिपेटरी बेल में आपको अरेस्ट करने से, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले ही अगर बेल जो है वो दे दी जाए तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। अंतरिम बेल में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए आपको एक तरीके से जो टेम्परेरी बेसिस पर
टेम्परेरी बेसिस पर या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो कोर्ट है वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे, आपको बेल दे, तब तक आपका जो एप्लीकेशन है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए या फिर रेगुलर बेल के लिए किसी कोर्ट में आपकी जो बेल का जो प्रोसीजर है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए आपको जो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए जो बेल दी जाती है उसको अंतरिम बेल के नाम से जानते हैं। ओके, देखो ये हमने क्यों डिस्कस किया। अब अभी अगर हम देखें तो यूपीएससी का पैटर्न इस तरीके से चेंज हो रहा है कि अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछे जाने लगे हैं। डायरेक्ट फैक्ट बेसिस भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अप्लाइड जो क्वेश्चन है मतलब ऐसे तरीके से कि पॉलिटी के बेसिस पर फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर हम अदर फैक्ट्स की बात करें तो और सारे एरिया जिसमें कोशिश की जाती है कि अप्लाइड बेसिस पर क्वेश्चन आपसे पुट ऑन किया जाए। तो इस तरीके की जब भी कोई टर्म होती है उसको लेकर के आपको बेसिक फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है अभी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं और इसमें जो अपोजिशन कैंप है स्पेसिफिक यूपी में वो उनमें डिसकंटेंट देखने को मिल रहा है। देखो यूपी में अपोजिशन कैंप में है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और इसके चीफ हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने ये बोला कि एक लार्जर अलायंस पार्टनर है हमारे ये जो अलायंस है, ये जो ग्रुप है, इसका लार्जर अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी। लेकिन अभी जैसे ही असेंबली पोल जो हुए उसके बाद में जो रिजल्ट आए उसके बाद में रेगुलर समाजवादी पार्टी जो है वो हमें इग्नोर कर रही है। उन्होंने बोला कि अभी जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा मिस्टर अखिलेश के द्वारा एक पार्टी जो है ऑर्गेनाइज की जाती है प्रेसिडेंशियल पोल को लेकर के, जिसमें वो राष्ट्रीय लोकदल चीफ जयंत चौधरी को तो इनवाइट करते हैं, लेकिन इस कोएलिशन में जो अदर मेंबर हैं, अदर ग्रुप हैं, उनको इनवाइट यहाँ पर नहीं किया जाता है। और इसी तरीके का डिनायल जो है इससे पहले राज्यसभा इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में देखने को मिले थे। अब यहाँ पर राज्यसभा की बात हुई है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, आपका क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहां पर राज्यसभा से सिर्फ एक सीट को वो रिप्रेजेंट करते हैं। उन स्टेट के नेम जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। राज्यसभा में जो मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो इसमें यूपी स्टेट से हैं। ओके, तो इसीलिए ये देखने को मिलता है कि जब भी पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं तो यूपी को यहाँ पर मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, आप देख लीजिए जो भी हमारे न्यूज़ चैनल होते हैं वो भी वहाँ पर स्पेसिफिक फोकस करते हैं और स्पेसिफिक जो भी पार्टीज़ होती हैं वो भी वहाँ पर फोकस करती हैं, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही मैक्सिमम सीट वहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, देखो अभी महाराष्ट्र में इशू हुआ, महाराष्ट्र में जैसे ही इशू हुआ वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसको हटा करके उन्हीं की गवर्नमेंट से कुछ मेंबर्स जो हैं वो बीजेपी के साथ में मिलकर के उन्होंने नई गवर्नमेंट वहाँ पर बनाई है। तो यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे जो पहले शिवसेना से बिलोंग करते थे उन्होंने अपने आप को यहाँ पर रिप्लेस किया, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो प्रेजेंट जो हैं वो शिवसेना को ही कर रहे हैं। शिवसेना की जो रियल फीलिंग्स है वो उन्हीं के ग्रुप के साथ में है। तो यहाँ पर शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है कि देखो इस तरीके से हमारी पार्टी का जो सिंबल यूज़ किया जा रहा है उन लेजिस्लेटर के द्वारा, इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से पिटिशन भी डाली है और उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के जुडिशरी जो है वो अपना इंटरवीन करे, क्योंकि एक तरीके से पार्टी जो है उसका मर्जिंग नहीं है, लेकिन उसके कुछ मेंबर जाकर के अदर पार्टीज़ के साथ में मिल करके इस तरीके से गवर्नमेंट बना रहे हैं। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब इसमें जुडिशरी का क्या रिजल्ट आता है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर देखो हम बार बार ये इशू जो है वो रेगुलर डिस्कस करते रहते हैं कि एलिफेंट और मैन के बीच में, एलिफेंट और पीपल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो रेगुलर देखने को मिलता रहता है। ये जो आर्टिकल है वो भी इसी से रिलेटेड है और इसमें बताया गया है कि एक पर्सन जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए, उनके बीच में इशू हुआ, इसमें एलिफेंट और मैन में कन्फ्लिक्ट देखने को मिला और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मेन रीज़न ये है कि फॉरेस्ट एरिया जैसे जैसे डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे फॉरेस्ट एरिया में एनक्रोचमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो पॉपुलेशन है जिनको एक वास्ट एरिया चाहिए अपनी नेचुरल हैबिटाट के लिए, वो डिक्रीज होने की वजह से वो ह्यूमन हैबिटाट में इंक्रीज़ हो रहा है उनकी एंट्रेंस, और इसी की वजह से ये सारे इशू जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या किया जाना चाहिए, हमारे फॉरेस्ट एरिया को हम कवर जो है, फॉरेस्ट एरिया कवर जो है उसको इंक्रीज़ करें, उनकी जो नेचुरल एक्टिविटीज़ है उसमें इंटरवीन करने की कोशिश ना करें ह्यूमन। अगर ऐसा होता रहा तो इसकी वजह से बहुत सारे इशू जो हैं वो क्रिएट होते रहेंगे।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो कल हमने डिस्कस किया था CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक लास्ट हाफ सेंचुरी के कुछ डाटा रखे हैं। उन्होंने ये बताया है कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होने लग गया है। उन्होंने न सिर्फ एक ओवरऑल टेम्परेचर के बारे में बताया, बल्कि मॉनसून बेसिस पर या फिर समर बेसिस पर, विंटर बेसिस, मतलब सीजन के बेसिस पर उन्होंने टेम्परेचर में क्या हाइयर क्या लोअर देखने को मिल रहा है, इस सभी के बारे में उन्होंने बताया है। तो उन्होंने एक बात रखी, CSE जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक बात रखी कि अगर हम बात करें मॉनसून सीजन में, मॉनसून सीजन में क्या होता है, रेन आती है, और रेन आने से क्या होता है, हीट जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन ये देखने को मिला है कि मॉनसून सीजन में जून टू सितंबर मंथ में जो टेम्परेचर है उसमें हाइक देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें समर मंथ से, मार्च टू मई, और पोस्ट मानसून सीजन के बाद में, तो इसमें कंपैरिजन करें तो मॉनसून सीजन में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मॉनसून सीजन में जो टेम्परेचर है 0.3 डिग्री हायर, 0.3 डिग्री सेल्सियस हायर देखने को मिल रहा है अगर हम समर टेम्परेचर का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे कंपैरिजन करते हैं। 1951 से 80 के बीच में जो टेम्परेचर है उससे कंपैरिजन किया गया है 2012 से 2021 के टेम्परेचर का, एक डेकेड का जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश की गई है। इसमें ये भी बताया गया है कि देखो पूरे ऑल इंडिया में जो टेम्परेचर है वो एक लेवल पर, एवरेज लेवल पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, अदर एरिया में अदर लेवल पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन किया गया और ये देखा गया कि सेंट्रल इंडिया में और सर्दर्न इंडिया में अगर हम कंपैरिजन करें वेस्टर्न इंडिया से, तो वेस्टर्न इंडिया से कंपैरिजन करते हुए सेंट्रल इंडिया और सर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज वहाँ पर टेम्परेचर में देखने को मिल रहा है। इसका मेन रीजन यहाँ पर भी बताया गया है कि टाइम के साथ में जिस तरीके से कंक्रीट लेवल इंक्रीज हुआ है, मतलब जो अर्बन सिटीज़ जो जिस तरीके से डेवलप हो रही हैं, उन सभी का रीजन ये है कि टेम्परेचर उन एरिया में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे कि हीट वेव जो चलती हैं उसके बारे में भी शो किया गया है कि जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर भी हीट वेव जो है उसकी वजह से काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि 2015 से 2020 के बीच में 2137 लोगों की यहाँ पर हीट स्ट्रोक की वजह से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डेथ हो गई। लेकिन सर्दर्न इंडिया में एक्सेस एनवायरमेंटल हीट की वजह से 2444 जो लोगों की डेथ देखने को मिली है। मतलब सर्दर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर जो है वो कंपैरिजन टू नॉर्थ वेस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और इसका मेन रीजन जो है, मेन रीजन की अगर हम बात करें तो कंक्रीट लेवल, अर्बन सिटीज़ जो हैं वो जिस तरीके से डेवलप हो रही हैं उसी का ये मेन रीजन है। तो यहाँ पर क्या करना है, टेम्परेचर को अगर हमें रेगुलर करना है तो हमें वो सारी प्रोविज़न जो है वो अपनाने होंगे, वो सारे बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन करना होगा ताकि टेम्परेचर जो है वो हाइक देखने को ना मिले। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट मतलब वहाँ का जो बोर्ड है उन्होंने डिसीजन लिया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में मैन हो या वीमेन हो दोनों को सेम पे जो है वो मिलेगा। इससे पहले जो अमेरिका है वहाँ पर भी फुटबॉल टीम के लिए सेम जो प्रोसीजर है वो किया गया है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो स्पोर्ट्स जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ैन फॉलोइंग है वो भी इसमें, जब वीमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे रिलेटेड जो मैसेज हैं वो होंगे और फ़ैन फॉलोइंग भी इनकी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है सिर्फ इक्वल पे देने से हमें काम नहीं चलेगा। जो भी इक्वल अटेंशन मैन टीम को दी जाती है वो ही इक्वल अटेंशन हमें वीमेन टीम को देनी होगी, तभी जाकर के जो रिज़ल्ट है, ये जो चेंज है वो देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें टेनिस की, तो टेनिस में क्या होता है कि वहाँ पर स्पेसिफिक कुछ बेसिक प्रोविज़न रखे जाते हैं कि मैन और वीमेन में, जैसे कि जो भी उनके स्पेशल जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें 5 लेवल का मैच चलता है मैन का, और वीमेन का 3 लेवल का। ओके, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर बार बार ये रखा जाता है कि मैन और वीमेन में ये सारे जो गैप है ना, इसकी वजह से भी इशू क्रिएट होते हैं। मतलब मैन और वीमेन को हमें हर लेवल पर इक्वल क्रिएट करना है, तभी जाकर के जो इक्वल फैन फॉलोइंग है वो देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, इज़राइल और ईरान के जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर बताया है कि 1977 की अगर हम बात करें तो इज़राइल और ईरान के जो रिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन लेवल पर इंक्रीज़ होते जा रहे थे।
लेकिन टाइम के साथ में यूएस ने हमेशा से कोशिश की कि ईरान के साथ में कैप्चर करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ईरान जैसे जैसे अपने आप को डेवलप कर रहा था, स्पेसिफिक वेस्ट एशिया में जो सुन्नी डोमिनेटेड वहाँ पर कंट्रीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा था। ईरान जो है वो शिया डोमिनेटेड है, इसी की वजह से अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया इन कंट्रीज़ के साथ में हमेशा से ईरान का जो है वो एक टसल देखने को मिला है। तो स्टार्टिंग में इजराइल ने यहाँ पर सपोर्ट किया, लेकिन बाद में अगर हम बात करें जैसे जैसे यूएस ने यहाँ पर ईरान को एक तरीके से बाइकट करने की कोशिश की या उसके साथ में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, तो इजराइल का जो चेंजेस है या इजराइल का जो एक तरीके से ट्रांसफ़र है वो ईरान के खिलाफ में अदर कंट्रीज़ की तरफ देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ था 1977 के टाइम में, और उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि इजराइल जो है वो ईरान को सपोर्ट करेगा, भले ही इजराइल में जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाए, लेकिन ये जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन टाइम के साथ में जो इशू हैं वो इस तरीके से क्रिएट हुए कि ईरान को एक तरीके से ब्लॉकेड देखने को मिला। अभी प्रेजेंट टाइम इस आर्टिकल का लिखने का मतलब ये है कि 2015 में जब JCPOA एग्रीमेंट हुआ था तब एक तरीके से ईरान जो है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के इक्वली तरीके से ट्रीट होने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन जैसे ही मिस्टर ट्रंप ने JCPOA एग्रीमेंट से वापस लिया, दोबारा से ईरान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में न्यूक्लियर डील को लेकर के डिस्कशन चल रहा है, तो इस आर्टिकल में बताया है कि न्यूक्लियर डील जो है वो साइन होनी चाहिए ईरान के साथ में, जिसकी वजह से जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म हो, सभी कंट्रीज़ को ईजिली एक्सेसिबल हो ईरान, और ईरान को भी अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके। नहीं तो इसका इशू क्या होगा कि वैसे ही यहाँ पर जो शिया डोमिनेटेड पॉपुलेशन है वेस्टर्न एशिया में सुन्नी डोमिनेटेड है, जिसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करते हुए यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करेगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसके रीजनल कंट्रीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, बल्कि अदर कंट्रीज़ भी इससे इफ़ेक्ट होंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो ईरान जो है वो यमन में जो हैती रिबेल्स हैं उनको सपोर्ट करता है, और सपोर्ट करने की वजह से कुछ टाइम पहले हमने अटैक देखा जिसमें UAE की कुछ एरिया में और सऊदी अरेबिया के कुछ एरिया में अटैक देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे 3 इंडियंस जो है उनकी डेथ हो गई। क्योंकि हमें पता है कि जो मिडिल ईस्ट है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में रहती है। ओके, तो इसकी वजह से ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप देखने को मिलता है, बल्कि हमारी पॉपुलेशन को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएशन भी देखने को मिलता है। तो अदर कंट्रीज़ की जो हमने बात की जैसे कि इंडिया, इन सभी को भी इफ़ेक्ट अगर क्रिएट होगा अगर ये न्यूक्लियर डील साइन नहीं होती है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल में जो राइटर हैं उन्होंने बताया है, एक एग्जाम्पल के बारे में उन्होंने बताया है कि अभी 5 जून को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें मनरेगा स्कीम के अंडर कुछ वीमेन 100 वीमेन जो हैं वो क्या कर रही थी, पंजाब का जो मनसा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का नांगल खुर्द विलेज है, वहाँ पर कुछ पेड़ों को उगा रही थी, प्लांटिंग कर रही थी और उनको वाटरिंग कर रही थी। ओके, तो एनवायरनमेंट डे के बेसिस पर हम रेगुलर ये देखते हैं अदर एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है, नए नए सेपलिंग्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको वाटरिंग की जाती है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है, राइटर का ये बोलना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमें क्या करने की ज़रूरत है, जो प्रेजेंट टाइम का जो हमारा फोकस होना चाहिए ना, वो फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन के ऊपर फोकस होना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, इकोलॉजिकल जो फंक्शन है वो रिगेन हम कर पाएंगे और ह्यूमन वेलफेयर को इम्प्रूव कर पाएंगे। मतलब उन्होंने बोला है कि देखो पेड़ उगाना तो ज़रूरी है ही, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो हमारे फॉरेस्ट एरिया हैं जो डिग्रेडेड स्टेट में जा चुके हैं उनको भी हम दोबारा से रीस्टोर करें, तभी जाकर के जो हमारे टारगेट्स हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि जो वन महोत्सव है, ओके, इस महीने जो है वो लगभग वन महोत्सव चलेगा, जिसका मतलब होता है सेलिब्रेट द फॉरेस्ट। और ये जो वन महोत्सव डे जो है इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जुलाई 1947 में पंजाब के बॉटनिस्ट थे MS रंधावा, उन्होंने सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। फिर 1950 में कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थे और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड भी थे, उन्होंने अपनी रीच को नेशनल स्कोप पर, मतलब नेशनल लेवल पर इस स्कोप को इंक्रीज़ किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वन महोत्सव के रूप में फोकस किया जाए। प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन हम नए नए पेड़ तो उगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है उसके अपग्रेडेशन के लिए हम काम कम कर रहे हैं। तो हमें पेड़ तो उगाने हैं ही, साथ में जो लैंड एरिया है
जो डिग्रेडेड स्टेज में है उसके में भी हमें काम करना है। IUCN के अकॉर्डिंग हम देखें तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कंट्रीब्यूट अराउंड 12% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। द टोटल एरिया ऑक्यूपाइड बाय प्राइमरी फॉरेस्ट इन इंडिया हैज़ डिक्रीज्ड बाय 3.6%। हमारे इंडिया में डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो इसके अपग्रेडेशन के लिए हमें काम करना होगा। यहाँ पर इंडिया के कुछ टारगेट बता रखे हैं कि इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रखा है। तो 2021 से 2030 तक UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसमें स्पेसिफिक जो डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जिसमें फॉरेस्ट भी इंक्लूड है, उन सभी के रिस्टोर करने के लिए एफर्ट्स जो हैं वो किए जाएंगे। 2011 में बोन चैलेंज लिया गया था ग्लोबली लेवल पर, जिसमें डिसीजन लिया गया था कि 150 मिलियन हेक्टेयर को हम क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। जो डिग्रेडेड लैंड है उसको हम रिस्टोर करेंगे, जिसमें 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर को और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर को। ये बोन चैलेंज के टारगेट हैं। इंडिया ने 2015 में इसको एक्सेप्ट किया और ये टारगेट लिया कि 2030 तक हम 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को दोबारा से अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने ये टारगेट लिया था NDC टारगेट्स के थ्रू कि 2.5 बिलियन 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट हम जो कार्बन सिंक है वो डेवलप करेंगे। और ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट होंगी, 2030 तक हमने टारगेट लिया था ना, फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज होगा तो कार्बन सिंक जो है वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम की बात की गई है कि इंडिया लेवल पर ग्रीन इंडिया के नाम से हम नेशनल मिशन जो है वो हमने लॉन्च कर रखा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यूथ जो है उसका भी इम्पोर्टेंस प्ले है। यहाँ पर ये बताया गया है कि ना सिर्फ सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। जैसे तेलंगाना में तेलंगाना को हरिता हरम प्रोग्राम जो है वो लार्ज स्केल पर ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम ही है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि हमें पेड़ों को उगाने के साथ साथ जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है उस पर भी फोकस हम करेंगे, तो जो भी हम टारगेट्स जो हमने लिए हैं उन सभी को हम अचीव कर पाएंगे। आप सभी को पता है अभी G20 ग्रुप की मीटिंग चल रही है और इंडोनेशिया का जो बाली है वहाँ पर ये मीटिंग हुई, जिसमें स्पेसिफिक फोकस किया गया रशिया के ऊपर। और रशिया को लेकर के यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिला है। ओके, तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जो है वो भी वहाँ की विजिट पर हैं। G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट लिया है। यहाँ पर US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन के साथ में उन्होंने मीटिंग की। और G20 ग्रुप में जो रशिया को लेकर के इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्ट्स जो रहा, इमर्जिंग डिफरेंसेस देखने को मिले यहाँ पर G20 ग्रुप के जो कंट्रीज़ हैं उन सभी के बीच में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, इस आर्टिकल में कांग्रेस ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है। अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने डिसीजन लिया है कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करते हुए हर घर तिरंगा एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है कि हर घर पर जो तिरंगा है उसको इंस्टॉल किया जाए। तो इसको लेकर के चाइना से जो पॉलिस्टर के बने हुए जो तिरंगा है उनको इंपोर्ट करने की बात रखी जा रही थी। तो यहाँ पर कांग्रेस ने इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया है कि अगर हम देखें तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में खादी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारे जो फादर ऑफ द नेशन हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट आइडिया था कि हम खादी को प्रमोट करें, और इसकी जगह पर अगर हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसमें महात्मा गांधी जी का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा और उनके बेसिक जो आइडियाज़ हैं उनको हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो पॉलिएस्टर से बने जो नेशनल फ्लैग हैं उनको इम्पोर्ट करने की बजाय हम इंडिया में ही खादी से बने हुए जो नेशनल फ्लैग हैं उनको प्रमोट करें और उन्हीं को इंस्टॉल करने की कोशिश करें। तो गवर्नमेंट ने ये जो टारगेट लिया है इसको हम रेगुलर कर सकते हैं। हमारे इंडिया में सेल्फ मेड मतलब अपने आप को हम सेल्फ डिपेंड भी कर पाएंगे और हमारा जो शान है, हमारे जो बेसिक आइडिया है, जो वैल्यूज़ हैं उनको भी हम नर्चर कर पाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो डिफेंस सेक्टर को लेकर के है। इंडिया ने बात रखी है कि डिफेंस में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी हाई लेवल पर इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब टाइम के साथ में अदर कंट्रीज़ के साथ में हमारे जो डिफेंस रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। अदर कंट्रीज़ में हमारे जो डिफेंस वेपन हैं उनको हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जो टारगेट है जिसमें हमने सेल्फ डिपेंड या आत्मनिर्भर भारत के रूप में डेवलप करने की कोशिश की है। इन सभी टारगेट्स को हम इस तरीके से अचीव
कर पाएंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि स्पेसिफिक अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ में जो हमारे रिलेशन है डिफेंस के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं। अभी हमने फिलीपींस जो कंट्री है उसके साथ में भी बहुत सारे डिफेंस वेपन्स को लेकर के डिस्कशन किया और हमारे बीच में बहुत सारे MOU भी साइन हुए हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात रखी कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसका मेन टारगेट ये है कि हम ग्रोथ को इंक्लूसिवनेस के साथ में इम्प्रूव करें। मतलब ग्रोथ तो आई लेकिन इसमें सभी सोसाइटी के जो सभी मेंबर हैं, सभी जो पार्ट हैं सोसाइटी का, उन सभी का भी इसमें इंक्लूजन देखने को मिले। यहाँ पर एक इशू चल रहा है और इस इश्यू में ये बोला गया है कि एक मैन जो है वो अपने एम्ब्रियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि फॉरेन में एक तरीके से सरोगेट मदर को अपना एम्ब्रियो दें और जो प्रोसीजर है एक बच्चा बेबी होने का उस प्रोसीजर को कंप्लीट किया जाए। अब ये जो मैरिड मैन है ये रेगुलर जो है वो कोशिश कर रहा है। पहले उन्होंने ICMR जो है तो ICMR जो है इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ICMR को काम करना होता है, तो ICMR से रेगुलर कांटेक्ट में थे और रेगुलर इसको लेकर के डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अब वो जुडिशरी गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट और कि दिल्ली हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और जो प्रोसीजर है उसके बेसिस पर काम इसमें किया जाए। तो इसमें बताया गया है कि देखो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो प्रोहिबिटेट करता है गैमेट्स, जाइगोट्स, एम्ब्रॉयज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के बाहर भेजने में, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है और इसमें ये बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओन गैमेट्स एंड एम्ब्रॉयज फॉर पर्सनल यूज़ विद द परमिशन ऑफ NARTSB ये जो है वो अप्रूवल है। तो इसी के बेसिस पर ये सारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन अभी तक ICMR और सेंट्रल लेवल पर कोई भी जो रिस्पॉन्स है वो देखने को नहीं मिला है। तो अब जुडिशरी इसमें क्या आंसर देगी वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। जो फॉरेन पेज है उस पर शिंजो आबे को लेकर के किस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बने, फिर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बने, जापान के अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सारी बातें इसमें शो कर रखी हैं। अदर कंट्रीज़ ने उनको लेकर के जो अपनी जो भी स्टेटमेंट हैं वो उनकी तरफ से आए हैं। अब यहाँ पर UK में जो ब्रिटेन में जो इशू चल रहा है उसको लेकर के कि बोरिस जॉनसन वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो ऋषि सुनक वो अपने आप को यहाँ पर बोरिस जॉनसन को रिप्लेस करके अपने आप को यहाँ पर लीडर के रूप में, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि वो पार्टी जो है वो किसको यहाँ पर अपना जो लीडर है वो अपॉइंट करती है और वो फिर PM के रूप में ओथ लेंगे। यहाँ पर US के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन, उन्होंने अभी अबॉर्शन को लेकर के जो इशू हुआ कि अबॉर्शन को वहाँ पर अबॉर्शन को लेकर के वीमेन के पास में जो राइट थे उनको नलीफाई कर दिया गया है US में। तो यहाँ पर मिस्टर बाइडेन चाहते हैं कि अबॉर्शन को एक्सेस किया जा सके, इसको लेकर के जो भी लॉ है उसके ऊपर उन्होंने साइन किया है। लेकिन ये बताया गया है कि कुछ स्टेट में स्ट्रिक्ट लॉ है जहाँ पर अबॉर्शन को नलीफाई किया गया है, तो वहाँ पर ये जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी Q&A सीरीज़ को भी व्यू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको व्यू कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना सिर्फ UPSC के लिए, जो भी अदर एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।